हेलो दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि पैसे को समझना और उसे मैनेज करना सिर्फ मैथ का खेल नहीं है, बल्कि एक गहरी मनोवैज्ञानिक कला है। जी हाँ, मनी मैनेजमेंट आपके सोचने के तरीके और आपके इमोशंस से जुड़ा हुआ है। आज हम बात करेंगे उस बेस्ट सेलिंग बुक की जिसने लाखों लोगों को पैसे को देखने का नज़रिया बदल दिया। मॉर्गन हाउसेल की द साइकोलॉजी ऑफ मनी एक ऐसी किताब है जो आपको सिखाती है कि पैसे के साथ कैसे बिहेव और काम किया जाए ताकि इसे आकर्षित करना आसान हो जाए। यदि कोई इस वस्तु के पीछे के साइकोलॉजी को समझ ले तो बहुत सारा धन आकर्षित कर सकता है। पैसा दुर्लभ नहीं है, बल्कि केवल उन्हीं के लिए उपलब्ध है जो पैसे के खेल के नियमों को जानते हैं। कई बार हम ये सोचते हैं कि कुछ लोग बहुत ज़्यादा पैसा होने पर भी हमेशा एक मेडिक्योर जीवन ही जीते रहते हैं, और कैसे कुछ लोग कम इनकम होते हुए भी लॉन्ग टर्म में करोड़पति बन जाते हैं। आप चाहे माने या ना माने, इस समय पैसे को लेकर आप जो फैसला ले रहे होंगे वो आपके आने वाले कुछ सालों के फाइनेंशियल स्टेटस पर असर डालेगा। तो क्यों न अभी से पैसे के मनोविज्ञान को समझा जाए और जल्द से जल्द फ़ायदा लिया जाए। इसलिए आज हम बात करने वाले हैं एक ऐसी ही किताब के बारे में जिसका नाम है द साइकोलॉजी ऑफ मनी, जिसे मॉर्गन हाउसेल ने लिखा है। ये किताब पर्सनल फाइनेंस को ह्यूमन बिहेवियर के लेंस से परखती है। ये कई विषय पर एक ताज़ा नज़रिया देती है, जैसे कि बहुत सी पर्सनल फाइनेंस की किताब फोकस करती हैं ऐसी चीज़ पर जैसे स्टॉक मार्केट कैसे काम करता है, कैसे स्टॉक्स सेलेक्ट करें, या एक अच्छा पोर्टफोलियो कैसे बनाया जाए आदि। हाउसेल लोगों और पैसा के बीच की रिलेशनशिप पर फोकस करते हैं, इस पर पकड़ बनाने के लिए कि क्यों लोग खुद को कर्ज के बोझ तले दबाते हैं। आपको ब्याज दर जानने की ज़रूरत नहीं है, आपको लालच, सुरक्षा, असुरक्षा को और सकारात्मकता को पढ़ने की ज़रूरत है। तो आइए लेखक द्वारा लिखे गए द साइकोलॉजी ऑफ मनी बुक समरी को कुछ चैप्टर्स के माध्यम से समझते हैं। और हाँ, आप हमारे ज्ञान धारा चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करना न भूलें। तो आइए आगे बढ़ते हैं। हमारा फर्स्ट चैप्टर है कोई भी मूर्ख नहीं है। लेखक बताते हैं कि लोग पैसों के साथ कुछ मूर्खतापूर्ण हरकतें करते हैं, लेकिन मुझे मूर्ख कोई नहीं है। हर किसी की धन के बारे में सोच और बिहेवियर अलग अलग होता है। किसी को अपना पैसा सेविंग अकाउंट, एफडी, पीपीएफ आदि में रखना अच्छा लगता है, तो किसी को शेयर्स या म्यूचुअल फंड बेहतर लगते हैं। इसलिए हम कह सकते हैं कि हर किसी की अपनी धन की परिभाषा होती है। हर कोई स्वयं को समझदार समझता है। जो व्यक्ति गरीबी में पला बढ़ा हो वह अपने पैसे को निवेश करने से पहले उसकी जोखिम और प्रतिफल के बारे में सोचता है, जबकि एक समृद्ध बैंकर की संतान शायद ऐसा न सोचे। लेखक कहते हैं एक व्यक्ति जो ऐसे समय में बड़ा हुआ हो जब महंगाई की दर अधिक थी, उसने वह अनुभव किया जो उस व्यक्ति को नहीं करना पड़ा जो स्थिर कीमतों के बीच पला बढ़ा हो। एक स्टॉक ब्रोकर जिसने महामंदी में अपना सब कुछ गंवा दिया, उसने जो अनुभव किया वह 1990 के दशक के वैभव में काम करने वाला ब्रोकर उसकी कल्पना भी नहीं कर सकता है। लेखक कहते हैं कि हो सकता है पैसों के बारे में जो डिसीजन आपने लिए हैं वह हमें मूर्ख लगे, और जो डिसीजन हमने लिए हैं वह आपको मूर्खतापूर्ण लगे। अतः आपकी फाइनेंशियल फ्रीडम इस बात पर निर्भर करती है कि आप अपने पास मौजूद पैसों के साथ कैसा बिहेव करते हैं। आइए अगले चैप्टर के बारे में जानते हैं, जो है भाग्य और जोखिम। लेखक कहते हैं भाग्य और जोखिम भाई भाई हैं। ये दोनों इस वास्तविकता का प्रमाण है कि जीवन में हर नतीजा व्यक्तिगत प्रयास के अलावा और अन्य ताकतों पर भी निर्भर करता है। लेखक कहते हैं कि कुछ लोग ऐसे होते हैं जो काफ़ी लकी होते हैं, जैसे किसी का अमीर घर पैदा होना, लेकिन ऐसा सभी के साथ नहीं होता है। हम अमीर बनने के लिए केवल भाग्य या लक के भरोसे नहीं बैठ सकते हैं। अमीर बनने का दूसरा तरीका है
रिस्क लेना। कुछ लोग बिल्कुल भी रिस्क नहीं लेना चाहते हैं। वे नौकरी या अन्य कार्य में अपने कंफर्ट जोन से बाहर नहीं निकलना चाहते हैं। अगर हमें धन कमाना है, अमीर बनना है, तो हमें अपनी क्षमता के हिसाब से रिस्क तो लेना ही होगा। लेखक कहते हैं, आपने किसी को रातों रात करोड़पति बनते देखा है, वो किस्मत भी हो सकती है, और कोई रातों रात सब कुछ गंवा दे, वो रिस्क भी हो सकता है। आइए अगले चैप्टर के बारे में जानते हैं। कभी भी पर्याप्त नहीं। लेखक कहते हैं, हम सभी को लगता है कि हम पैसे के लिए काम करते हैं। जिस दिन काम भर पैसा मिल जाएगा, काम करना बंद कर देंगे। लेखक एक नामी जालसाज बर्नी मडाफ, जिसने इतिहास में अब तक की सबसे बड़ी पांजी स्कीम चलाई, उसका उदाहरण देकर समझाते हैं कि ऐसा सोचना बिल्कुल गलत है। लेखक कहते हैं, पर्याप्त होने का विचार रूढ़िवाद के जैसा लग सकता है, जिसमें अवसरों और क्षमता को छोड़ दिया जाए। पर्याप्त का मतलब यह समझना है कि इसका विपरीत और अधिक की भूख आपको पछतावे के छोर पर लाकर खड़ा कर देगी। यह जानने का एकमात्र तरीका कि आप कितना खाना खा सकते हैं, यही है कि आप तब तक खाना खाएं जब तक बीमार न पड़ जाएं। कुछ ही लोग ऐसा करते हैं क्योंकि उल्टी करने की तकलीफ खाने के स्वाद से ज्यादा होती है, लेकिन किसी कारण यह तर्क व्यवसाय और निवेश में नहीं चलता, और अधिकतर लोग तब जाकर रुकते हैं जब वे टूट जाएं या रुकने पर मजबूर हो जाएं। यह अबोध रूप से कुछ ऐसा भी हो सकता है, अपने काम में अक्रियाशील हो जाने से लेकर एक जोखिम भरा निवेश आवंटन जिसे आप कायम न रख सकें। दूसरी तरफ दुनिया में रजत गुप्ता और बर्नी मेडोव जैसे लोग हैं, जो चोरी करने पर उतर आते हैं क्योंकि उन्हें लगता है कि बिना नतीजे की परवाह किए हर डॉलर हासिल करना जरूरी है। बहुत सी चीजें जोखिम में डालने लायक नहीं होती, चाहे संभाव्य लाभ कितना भी। लेखक कहते हैं, बहुत सी चीजें जोखिम में डालने लायक नहीं होती, चाहे उसकी संभावना लाभ कितना भी अधिक क्यों न हो। जैसे प्रतिष्ठा अमूल्य है, आपकी आज़ादी और स्वावलंबन अमूल्य है, और आपके परिवार और दोस्त अमूल्य हैं। जिन्हें आप प्यार करते हैं उनसे प्यार पाना आपके लिए अमूल्य है, और आपकी खुशी आपके लिए अमूल्य है। और इस सबको बनाए रखने का सबसे अच्छा तरीका यह जानना है कि कब आपको वे जोखिम उठाना बंद कर देना चाहिए जो इन्हें नुकसान पहुंचाते हैं, यह जानना कि कब आपके पास पर्याप्त है। आइए अगले चैप्टर के बारे में जानते हैं, जो बहुत ही इम्पोर्टेंट है। लेखक कहते हैं, अच्छे निवेशक की कुंजी उच्चतम रिटर्न अर्जित करना नहीं है, बल्कि लगातार बहुत अच्छा रिटर्न अर्जित करना है। चक्रवृद्धि ब्याज की शक्तिशाली प्रकृति विरोधाभासी है, लेकिन यह निवेश की रीढ़ है। वॉरेन बफेट अपने पूरे करियर में 22% का औसत वार्षिक रिटर्न हासिल करने में सफल रहे हैं। दूसरी ओर रेनेसा टेक्नोलॉजीज के जेम्स सीमंस ने प्रतिवर्ष 66% का अविश्वसनीय रिटर्न हासिल किया है। फिर भी बफेट सीमंस से 75% अधिक अमीर हैं, क्योंकि उन्होंने सीमंस से 40 साल कम उम्र में निवेश किया है। वॉरेन बफेट की 97% से अधिक संपत्ति 65 वर्ष की आयु के बाद अर्जित की गई है। इन्वेस्टिंग उनका स्किल है, लेकिन उनका सीक्रेट है समय। अच्छी इन्वेस्टिंग हमेशा सबसे ज्यादा रिटर्न के बारे में नहीं होती, ये उन अच्छे रिटर्न्स के बारे में है जिनके साथ आप चिपक कर रहे हैं और लंबे समय तक में दोहरा सके हैं। और यहाँ पर कंपाउंडिंग आप अपना जादू दिखाती है। छोटी छोटी चीजें समय के साथ बड़ा असर डालती हैं। वॉरेन बफेट की सफलता का राज है कंपाउंडिंग इंटरेस्ट। उन्होंने अपने पैसे को बहुत समय तक बढ़ने दिया। पैसा कमाना नहीं, उसे धैर्य के साथ टिकाए रखना असली गेम है। आइए हमारा अगला चैप्टर है धनवान बनना बनाम धनवान बने रहना। बहुत से लोग ऐसे होते हैं जो किसी कारण धनवान तो बन जाते हैं, लेकिन ज्यादा दिनों तक वे इसे मेंटेन नहीं रख पाते हैं। अक्सर हम किसी खिलाड़ी, फिल्मी सितारे या किसी खेल प्रतियोगिता में करोड़ों रुपए जीतने वाले लोगों को देखते हैं, जो अमीर तो बन जाते हैं, लेकिन कुछ ही समय बाद वे फिर से पहले जैसे हो जाते हैं। दोस्तों, ऐसा क्यों होता है? ऐसा इसलिए होता है क्योंकि उन्हें पता नहीं होता है कि धन का प्रबंध कैसे किया जाए, उन्हें कहां और कैसे इन्वेस्ट किया जाता है। वे तो बस आए हुए पैसे को लगातार खर्च करते रहते हैं, और एक दिन ऐसा आता है जब उनके पास मौजूद सारा पैसा समाप्त हो जाता है और वे फिर से अपने
पहले वाले हालात में हो जाते हैं। अब हमारा अगला चैप्टर है पट आप जीते। अगर आप एक सिक्का उछालते हैं तो यह जरूरी नहीं है कि आप पहली बार में जीत ही जाएं, लेकिन इस बार की पूरी संभावना है कि अगर आप सिक्के को बार बार उछालोगे तो इस बात की संभावना है कि आप जीत जाएं। उसी प्रकार यदि आप किसी एक कार्य या बिजनेस में एक बार फेल हो जाते हैं तो डरने के बजाय बार बार प्रयास करो एक दिन। तो दोस्तों आइए, हमारा अगला चैप्टर है स्वतंत्रता। यदि आपका लक्ष्य खुशी है तो व्यक्ति को अपने धन को इस तरह से संरक्षित करना चाहिए कि वह अपने समय पर अधिकतम नियंत्रण रख सकें। 1981 में मनोवैज्ञानिक एंगस कैम्पबेल ने अध्ययन किया कि लोगों को क्या खुश करता है। उन्होंने पाया कि अधिकांश लोग मनोवैज्ञानिकों द्वारा अनुमानित की तुलना में अधिक खुश थे, लेकिन उन्हें आय, भूगोल या शिक्षा के आधार पर वर्गीकृत नहीं किया जा सकता था। उन्होंने पाया कि सबसे प्रभावशाली कारक यह था कि क्या लोगों को लगता था कि उनके पास अपने समय पर नियंत्रण है। पैसा लोगों को अपने समय पर नियंत्रण देने में योगदान दे सकता है, लेकिन इसकी कोई गारंटी नहीं है। तो आइए, हमारा अगला और सबसे लास्ट चैप्टर है धन संपत्ति की बचत करें। दोस्तों, लचीलापन होना ज़्यादा जरूरी है। 100 साल पहले 75% लोगों के पास न तो टेलीफोन था और न ही नियमित मेल। ज़्यादातर लोगों के लिए असली प्रतिस्पर्धा सिर्फ उनके आसपास के लोगों से थी। अब पूरी दुनिया में प्रतिस्पर्धा है और प्रतिस्पर्धा करना मुश्किल होता जा रहा है। हर साल लगभग 600 लोग सेट में परफेक्ट स्कोर प्राप्त करते हैं और 7000 लोग कुछ अंकों के भीतर आते हैं। पहले इनमें से हर व्यक्ति अपने आसपास के क्षेत्र में बेजोड़ होता था। अब वे एक दूसरे के खिलाफ प्रतिस्पर्धा कर रहे हैं। जैसे जैसे प्रतिस्पर्धा करना कठिन होता जा रहा है, बचत करना भी उतना ही जरूरी होता जा रहा है, क्योंकि बचत लचीलापन और कैरियर और निवेश दोनों में अच्छे अवसरों की प्रतीक्षा करने का समय प्रदान करती है। दोस्तों, ज़्यादा कमाना जरूरी नहीं, जरूरी है कि आप कितना बचा पाते हैं। इसलिए आप सिंपल लाइफस्टाइल और अपने डिसिप्लिन के साथ आप फाइनेंशियल आज़ादी को प्राप्त कर सकते हैं। आप सेविंग आपको ऑप्शन देती है बिना किसी दबाव में डिसीजन लेने की। तो दोस्तों, द साइकोलॉजी ऑफ मनी में मॉर्गन हाउजेल इनसाइट्स प्रदान करते हैं कि लोग पैसे और साइकोलॉजिकल बेसिस के बारे में कैसे सोचते हैं जो हमारे फाइनेंशियल डिसीजंस को प्रभावित करते हैं। उनका तर्क है कि सफल इन्वेस्टिंग केवल फाइनेंशियल कॉन्सेप्ट्स को समझने या सही उपकरणों तक पहुंच के बारे में नहीं है, बल्कि हमारी भावनाओं और साइकोलॉजिकल टेंडेंसीज को महारत हासिल करने के बारे में भी है। हाउजेल की लेखन शैली आकर्षक है और वह अपनी बातों को स्पष्ट करने के लिए अनएक्डोटेज और वास्तविक जीवन के उदाहरणों का उपयोग करते हैं। वह इम्पल्सिव निर्णयों से बचने, लॉन्ग टर्म पर्सपेक्टिव विकसित करने और फाइनेंशियल सफलता में भाग्य की भूमिका को समझने के महत्व पर चर्चा करते हैं। किताब की एक ताकत यह है कि यह अच्छी आदतें विकसित करने के महत्व और निवेश के लिए एक कंसिस्टेंट अप्रोच पर जोर देती है। हाउजेल का तर्क है कि जो लोग अपने पैसे का प्रबंध करने में सफल होते हैं, जरूरी नहीं है कि उनके पास उच्च IQ या अंदरूनी जानकारी हो। इसके बजाय वे साउंड प्रिंसिपल्स और अपने लक्ष्यों की स्पष्ट समझ के आधार पर निवेश करने के लिए एक अनुशासित और धैर्यवान दृष्टिकोण रखते हैं। तो दोस्तों, कुल मिलाकर द साइकोलॉजी ऑफ मनी इन्वेस्टिंग के मनोविज्ञान और बेहतर फाइनेंशियल निर्णय लेने के तरीके के बारे में अधिक जानने में रुचि रखने वालों किसी भी व्यक्ति के लिए एक मूल्यवान संसाधन है। तो दोस्तों, वीडियो अच्छी लगी हो तो
सफलता जरूर मिलेगी। अब हमारा अगला चैप्टर है आप और मैं। दोस्तों, अमीर बनने का एक और नियम यह है कि यह आप अकेले नहीं कर सकते हैं, अर्थात कभी न कभी इसके लिए आपको दूसरों की मदद लेनी ही होगी। इसलिए हमेशा दूसरों के साथ अच्छे से पेश आएं, उनके साथ अपना स्वभाव विनम्र रखें। जीवन में जितना आप स्वयं को महत्व देते हो उतना ही दूसरों को भी देना चाहिए। यदि आपको अपने बिजनेस, व्यापार या अन्य कार्य में सफल होना है तो दूसरों की रिस्पेक्ट जरूर करें। तो दोस्तों, यह ऑडियो बुक आपको अच्छी लगी हो तो लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। जय हिंद दोस्तों, मिलते हैं अगले ऐसे ही इंफॉर्मेटिव वीडियो के साथ।